आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी क्या प्रिडिक्शन है या सिर्फ ये इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल कह सकते हैं? इसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सो लाइट के साथ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी का टाइम अब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द रिटायरमेंट लेंगे। किस्मत एक चीज है और पुरुषार्थ एक चीज है। वो अपना टर्म कंप्लीट करेंगे, प्री रिटायरमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत रहे, लेकिन इन जैसे देश विदेश में ख्याति क्यों नहीं पा पाए? राहुल गांधी मैम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्हें करना चाहिए था, जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था, वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो राहुल के समय में अभी समय है। एक पावरफुल इंसान के रहते हुए कभी भी दूसरा ग्रो नहीं हो पाया। ये क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर जय मदान तक पहुंचना आसान नहीं है आम लोगों के लिए? हम ना चाहते हुए भी जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने पेरेंट्स जैसे ही बन जाते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं सोशल मीडिया पर सारी टिप्स देती ही क्यों? अगर कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता तो मेरी कोशिश होती है मैं उन तक कैसे पहुंचूं। मैगी जल्दी बनती है या गर्लफ्रेंड को जल्दी मनाया जा सकता है? डिपेंड करता है आपकी जेब में क्या सामान। एक वास्तु टिप जो तुरंत एनर्जी बदल दे। एक दिन में रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे और रातों रात आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो इस हैबिट को आप किस तरह से देखती हैं? आप एक दिन जिम जाकर बेहतर जरूर फील कर सकते हैं, लेकिन सुबह ऋतिक रोशन जैसा बॉडी नहीं हो जाएगा आपका। तो प्रॉब्लम है इसकी इंटेंशन कहीं है और रिजल्ट कहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट सबसे ज्यादा। क्या इसके पीछे भी वास्तु दोष हो सकता है? आप यहाँ से कूदेंगे तो नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। तो हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का हमको रिजल्ट मिलता है, हम चाहें या ना चाहें। क्या मेडिटेशन करने के लिए मैम स्पिरिचुअल होना जरूरी है या कोई भी मेडिटेशन कर सकता है? इसमें स्पिरिचुअल होने की कोई बात ही नहीं है। क्या दवाई खाने के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी है? ये कोई भी दवाई खा सकता है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा से हम बहुत सारे पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटकर है। जी हाँ, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत हैं और इसके साथ साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उन्हें सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जय मदान की। डॉक्टर जय मदान के बारे में आप सभी जानते होंगे सोशल मीडिया पर, और इसके साथ साथ न जाने कहाँ कहाँ आपने जय मदान को देखा होगा। वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो मैं और आमिर उनका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल कंचन, आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि डॉक्टर जय मदान ये एक ऐसा नाम, जैसे शुरुआत में कंचन ने कहा कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं और इन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लोग तरसते हैं कि कैसे भी करके एक बार डॉक्टर जय मदान से उनकी कंसल्टेंसी हो जाए, वो अपनी कुंडली का एनालाइज करा ले। लेकिन ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे रेमेडीज आज आप लोगों को इस पॉडकास्ट में मिलने वाली हैं। डॉक्टर जय मदान की जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, उनके इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, तो लगातार वो डेली रूटीन में आप सबके लिए रेमेडीज लेकर आती हैं। और ये पॉडकास्ट भी इसीलिए रखा है हमने कि आप सभी के लिए ऐसे ऐसे रेमेडीज दी जाएं जिन्हें कर कर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। पॉडकास्ट हिस्ट्री में ये ऐसा पहला पॉडकास्ट है जिसमें आज कुछ ऐसी रेमेडीज होंगी डॉक्टर जय मदान की जो अभी तक शायद आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होंगी और ये आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए वेलकम कर लेते हैं अपने इस खास पॉडकास्ट में डॉक्टर जय मदान का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत शानदार मैम। फाइनली एक बार फिर मौका मिला आपके साथ पॉडकास्ट करने का। मैं और कंचन आज आपके पास मौजूद हैं और बहुत लंबी फहरिस्त, हमारे क्वेश्चंस नहीं है ये जो ऑडियंस लास्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट किया था ना, ये उनके क्वेश्चंस है कि डॉक्टर जय मदान मैम से आपको ये सवाल पूछने, इस प्रॉब्लम के बारे में जानना, ये सारी चीजें पता करनी। तो शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी को लेकर। एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच और हीलर के रूप में आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सॉरी बीच में ये सूफी आती रहेगी। शी जस्ट फाइंड्स हर वे टुवर्ड्स मी। इस चेयर पे पहली बार चढ़ी है। सो आई वाज वेरी यंग, यू नो, लिटिल गर्ल। 8 साल की थी। आई वाज एबल टू सी थिंग्स, टच हैंड्स एंड टेल इट टू पीपल, बिकॉज मेरी मदर सिख हैं और हमारा जो बेसिक फेथ इनिशियली रहा वो गुरुद्वारे की तरफ ही रहा। सो दिस वाज नॉट समथिंग दैट माय पेरेंट्स वर अवेयर ऑफ, और वी हैव नेवर मेट एन एस्ट्रोलॉजर बिफोर। सो आई वुड लाइक टू से दिस इज अ गिफ्ट। पर जैसे जैसे यू नो बड़ी होती गई, अपने आप चीज़ें
आती गई. So it wasn't something that I was prepared for. It just happened to me. जैसे कि मैम आपने कहा कि बहुत छोटी थी आप और सिख फैमिली से, मतलब आपकी मदर जो थी वो सिख फैमिली से थी, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं. तो मैं कहूँगी कि जब बहुत छोटे से आपने शुरुआत की, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मैं स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़ रही हूँ? और I was pregnant with my daughter. I was 21 when I was pregnant. Okay. And that was the time मैं बहुत ध्यान करती थी because I wasn't prepared to be a mother. I was too young. But अब वो हो रहा था. So meditation मैंने शुरू से ही की 13 साल की उम्र से. And उस समय पर मैंने बहुत ज़्यादा की, मतलब 6-6, 7-7 घंटे मैं ज़मीन पर लेटी रहती थी और ध्यान करती थी. That was this time I started getting visions कि मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, हज़ारों लाखों लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मेरा कुछ और गोल है. दिस इज, आई एम जस्ट नॉट सपोज्ड टू बी अ होम मेकर और टू डू डिफरेंट थिंग्स. आई हैव टू स्पीक टू मिलियंस ऑफ पीपल. कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, कब होगा ये भी नहीं मालूम, क्या बोलूँगी ये भी नहीं मालूम, बस हो गया. मैंने किया नहीं, ये घटित हुआ. आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी क्या प्रिडिक्शन है या सिर्फ ये इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल कह सकते हैं? This science wasn't designed to predict for people. इसको हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं. Yes. ज्योति means light and ish means of God. So light के साथ आप predict नहीं कर सकते. You have to only seek guidance from light. वो आपको guide कर सकती है, कहाँ खतरा है, किधर जाना है. Similarly, the purpose of this science was just to guide people, not to predict for them. आप हर समय predict करते रहेंगे तो उनके हाथ पैर कट जाएंगे, वो action कैसे लेंगे? Where is their free will? So this was a more guiding science. इसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया. अगर हम ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो क्या ये सिर्फ इंसान का फ्यूचर बताती है मैम, या फिर उसे बेहतर बनाने का रास्ता भी बताती है? सिर्फ बेहतर बनाने का रास्ता बताती है. एनीथिंग दैट वी डू, सी मेडिसिन इज क्यूरेटिव एंड मेडिसिन इज ऑल्सो प्रिवेंटिव, है ना. हम कितनी सारी दवाइयाँ प्रिवेंटिव तौर पर खाते हैं. विटामिन ई खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, ओमेगा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. क्यों? क्योंकि हड्डियों का दर्द ना हो, स्किन पर रिंकल्स नहीं आए, स्किन अच्छी रहे. हम अलग अलग तरीके की चीज़ें लेते हैं विच इज़ प्रिवेंटिव. अब इसी में अगर आपको कोई घुटने की प्रॉब्लम हो गई या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई तो आप क्यूरेटिव दवाई भी लोगे. द साइंस इज फॉर बोथ. अगर आप प्रॉब्लम में हैं, इट विल गिव यू सोल्यूशंस. अगर आप प्रॉब्लम में नहीं है, इट इज़ एस्पिरेशनल, इट विल मेक योर लाइफ बेटर. इट इज़ जस्ट लाइक मेडिसिन. ये क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर जय मदान तक पहुंचना आसान नहीं है आम लोगों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो मैं सोशल मीडिया पर सारी टिप्स देती ही क्यों. द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया और बीइंग ऑन सोशल मीडिया वाज दैट इट कुड रीच आउट टू पीपल हु कांट रीच आउट टू मी. द पर्पस वाज ऑलवेज लाइक दिस कि मैं ऑनेस्टली वो दे सकूं जो नहीं अफोर्ड कर सकता उस तक भी. हेंस यू नो आई स्टार्टेड गिविंग रेमेडीज ऑन सोशल मीडिया. सो आई थिंक आई एम स्टिल ऑन इट. मैं अभी भी वो करती हूँ कि अगर कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता तो मेरी कोशिश होती है मैं उन तक कैसे पहुँचूँ. एक चीज़ और, डॉक्टर जय मदान की जब शुरुआत होती है दिन की तो उनका रूटीन क्या होता है? एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ वास्तु एक्सपर्ट, आप रूटीन में क्या कुछ करती हैं? मैं सबसे पहले बिस्तर पे जब होती हूँ और मुझे लगता है उठने का टाइम आ गया तो मैं आँख नहीं खोलती हूँ. मैं सबसे पहले ध्यान करती हूँ. बिफोर ओपनिंग माई आईज आई गेट इनटू द मेडिटेशन. उसके बाद जितना भी टाइम लगता है, 40 मिनट्स इज़ द यूजुअल टाइम. कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है. तो उसके बाद आई ओपन माई आईज, आई लुक एट माई पाम्स एंड आई pray to माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड गोविंदा एंड ऑल्सो माँ दुर्गा ऑन माई पाम्स. फिर उसके बाद मैं जो मेरी ब्रेथ एक्टिव होती है उसको चेक कर फिर मैं धरती को उस हाथ से छूकर प्रणाम कर फिर मैं अपना पैर धरती पर रखती हूँ. एंड देन द रेगुलर प्रोसेस ऑफ द डे स्टार्ट्स. बट इनिशियल 1 hour ऑफ माई वेकिंग अप एंड 1 hour ऑफ माई स्लीपिंग इज डेडिकेटेड टू माई गॉड, ईश्वर के लिए. जब हम यहाँ पर पहुँचे और मैंने मतलब आपके घर में बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा, मैंने देखा मैम आपके यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब वास्तु के हिसाब से हैं. मतलब हर एक चीज़ की अपनी एक जगह है और सारी चीज़ें बिल्कुल यूनिक, मतलब कुछ कह रही हैं ये सारी चीज़ें. तो ये मतलब कैसे आपने सब कुछ किया है, मतलब क्या आपने सोचा? तो जब मैं वास्तु में लोगों के घर में मंदिर में देखती हूँ, लोग घर में मंदिर बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है. मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब पार्टी करते हैं तो उसके दरवाजे बंद कर देते हैं. अगर छोटा सा होता है तो पर्दा लगा देते हैं. तो ऐसे जैसे आप बूढ़े माँ बाप को एक कमरे में रखते हो और फिर आप जब घर में पार्टी हो, लोग आने वाले हो, तो आप माँ बाप का दरवाज़ा बंद कर देते हो. जब आपके पास टाइम होता है तो आप जाके मिल लेते हो और जब टाइम नहीं होता है तो आप दूर से बाय बाय बोल के निकल जाते हो. सो मुझे लगा दिस इज़ नॉट द वे हाउ वी वॉन्ट गॉड टू बी इंक्लूडेड इन द लाइफ. तो मेरे घर में हर बेडरूम में, हर घर में, हर कमरे में, अदर देन द वॉशरूम, गॉड इज देयर. एवरी रूम,
इन डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे मैरिड लाइफ में लोग बोलते हैं कि मंदिर घर में बेडरूम में भगवान नहीं होने चाहिए, बट विष्णु लक्ष्मी जी आर वेरी हैप्पीली मैरिड कपल. सो आई हैव देम, अ लॉट ऑफ देम इन माई बेडरूम, लाइक लॉट ऑफ देम. 3-4 अलग अलग फॉर्म में विष्णु जी, लक्ष्मी जी मेरे बेडरूम में है. सो फॉर मी दे आर लाइक माई पेरेंट्स, दे आर पार्ट ऑफ एवरी बिट ऑफ माई होम. एंड जब मैंने ये किया तो ये सोच के किया कि वो हर कोने में होने चाहिए. इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस घर की गार्डियन हूँ और वो मालिक है. सो व्हेन आई नाउ द होल feeling that I have around the house, very recently I changed the name of the house also. It was पहले बाहर मेरा नाम लिखा होता था साइन बोर्ड पे, बाहर जाके देखेंगे तो उस पे समृद्धि लिखा हुआ है, which is dedicated to माँ लक्ष्मी. So for me everything eventually became theirs and I realized कि मैं ख्याल रख रही हूँ पर मैं मालिक नहीं हूँ. So this was a beautiful feeling which I get. So when I go to every corner, जब मेरी नज़र पड़ती है कहीं पे भी तो मुझे वही दिखते हैं. So I feel very connected. So मैं लोगों के घर में भी यही कराती हूँ. अभी जैसे आपने कहा कि आपके घर के बाहर आपकी नेम प्लेट नहीं है, समृद्धि आपने लिखा हुआ है. नहीं मेरी है, पर उसके ऊपर the house समृद्धि is आपने लिखा dedicated हुआ है. to हम बहुत सी बार देखते हैं ना, लोग सिर्फ अपना नेम प्लेट लगाते हैं. तो वास्तु के हिसाब से नेम प्लेट लगाना सही है या नहीं? देखिए, आप जो घर का मालिक होगा जब आप उसका नाम लगाएंगे घर के बाहर में, तो घर की कोई अपनी आइडेंटिटी तो है नहीं. जब तक उसमें कोई रहता नहीं है ना, खाली बंद पड़े घर का क्या वास्तु है? इफ नोबडी इज यूजिंग, किसके ऊपर काम करेगा वो? सो हाउस इज 1/3 ऑफ योर लाइफ. सो 1/3 ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी अपने बेडरूम में 1/3 जिंदगी काटते हो, आप 8 घंटा रहते हो. अगर कोई होम मेकर है तो 2/3 ऑफ देयर लाइफ, फिर वो 12, 13, 14 घंटे घर में रहते हैं. सो घर आपके ऊपर 12, 13, 14 घंटे, शी इज वेरी नॉटी. 12, 13 आना ही पड़ेगा तुमको. घर आपके ऊपर 12, 13, 14 घंटे काम करता ही है. जो घर का मालिक होता है, जो घर का ओनर होता है, उसी के नाम पर सारे घर की एक्टिविटी शुरू हो जाती है. पर जब आप अपने घर का नाम भगवान को ही डेडिकेट कर देते हो, तो फिर मतलब कोतवाल भी वही, चोर भी वही. खूबसूरत शेर है ना कि मुझे डूबने का डर भी हो मगर कैसे, नाव भी तेरी, नदी भी तेरी, मौज भी तेरी और मैं भी तेरा. तो जब सब कुछ ही उसका है तो फिर डूबना किसने है? फिर उठाना भी उसने और डूबना भी उसने, तो फिर क्या बचेगा? सो दिस इज हाउ सरेंडरिंग वर्क्स इन लाइफ एंड आई फील दिस इज माई पाथ एंड आई एंजॉय इट. जैसे अगर हम नेम प्लेट पे बात ही कर रहे हैं मैम, तो बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजर जाते हैं तो वो उनके नाम को लगाते हैं बाहर, अपने माता पिता का. सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करना चाह रहे हो. Okay. लोग तो अपने पितरों की तस्वीर घर के मंदिर में भी लगाते हैं, बट आई टेल देम विच इज नॉट करेक्ट. क्योंकि उनके लिए तो हम पितृपक्ष पे एक दिन अपने पितरों को डेडिकेट करते हैं, जिसकी जो भी तिथि रही जाने की. बट मंदिर में तो हम उस एनर्जी को रोज एक्टिवेट करना चाह रहे हैं. तो क्या आप अपने पितरों की एनर्जी रोज एक्टिवेट करना चाह रहे हैं? दे मूव्ड ऑन, इसीलिए आप उनकी अस्थियां भी प्रवाह कर देते हैं. बिकॉज हिंदुइज्म टेल्स कि अब हो गया, मतलब इनका इतना ही साथ था, अब इनको याद में बरकरार रखो, इनका शुक्रिया अदा करो कि सब कुछ तुम्हें मिला, ये शरीर मिला, ये घर मिला. सो देन आई डोंट पर्सनली बिलीव कि हमें पितरों की एनर्जी को बहुत ज्यादा एक्टिव करना चाहिए. मैम, अकॉर्डिंग टू वास्तु हमें अपने घर के अंदर या हम बेडरूम की अगर बात करते हैं तो किस किस तरह की पेंटिंग्स रखनी चाहिए? क्या हमें अपने पेरेंट्स की भी फोटोज लगानी चाहिए या सिर्फ हमें भगवान की ही फोटोज रखनी चाहिए घर के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है. हम हर जिससे हमें प्रेम हो उनके पिक्चर्स हम ज़रूर लगा सकते हैं, फिर चाहे वो माता पिता हों, दादा दादी हों, जो भी आपके पूर्वज रहे. दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके. लेकिन ऐसा माना जाता है, एंड आई ऑल्सो बिलीव इट टू सम एक्सटेंट, कि जो नहीं रहे और जो हैं उनकी पिक्चर साथ में नहीं लगानी चाहिए. बट टू ईच देयर ओन. कई बार पेरेंट्स से हम इतने अटैच होते हैं, विच इज़ फाइन, इट शुड बी डन, बट देन इट शुड नॉट बी प्लेस्ड और इट शुड नॉट बी पुट अप इन दी साउथ और साउथ वेस्ट ऑफ द हाउस. फिर आप उसको ईस्ट में ले जाएं, उसको साउथ ईस्ट में ले जाएं. आइडली ईस्ट बेस्ट है तो अच्छा रहेगा. उसको नॉर्थ वेस्ट में ले जाएं, बट उनके साथ में जो नहीं रहे उनके साथ में पिक्चर जो हैं, जैसे कई बार दादा दादी के साथ बच्चों की भी पिक्चर्स होती है और हम लगाए रखते हैं, विच इज़ फाइन, बट उसकी दिशा बदल दें. उसको साउथ वेस्ट में मत लगाएं, उसको साउथ में मत लगाएं. और घर में हम एनिमल्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, घर में हम प्लांट्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, लैंडस्केप आर्ट लगा सकते हैं, मॉडर्न आर्ट लगा सकते हैं. द पॉइंट इज़ कि आप किस रंग को किस दीवार पे लगा रहे हैं और किस वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं. जैसे अगर मैं कहीं पर जाऊं, किसी के मैं सपोज चौथे पे जाऊं और मैं खूब सारी बड़ी लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगा के जाऊं, तो मैंने कलर किया ना, अपने चेहरे पर क्रिएट किया, एक अलग वाइब्रेशन
क्रिएट की अपने चेहरे पर, डू यू थिंक इट विल बी नाइसली एक्सेप्टेड इफ आई गो देयर? नो, बिकॉज दैट्स नॉट वॉट पीपल एक्सपेक्ट. लोग वहाँ पे सटल, शांति, कामनेस चाहते हैं. तो हमें समझ में आता है कि लाल रंग जो है ना वो अटेंशन खींचता है. तो मतलब कामनेस से तो कोसों दूर है. तो हम वाइट पहनते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं, बिल्कुल लाइट पेस्टल कलर्स पहनते हैं जब ऐसी किसी जगह पर जाते हैं जहाँ हम आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए जा रहे हैं. तो जब हमें बेसिक कलर्स की समझ आती है तो अपने घर पर हम क्यों नहीं समझ सकते कि मैं किस डायरेक्शन में किस रंग की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा हूँ. हर दिशा का अपना रोल है, और जब आप गलत डायरेक्शन पे गलत चीज लगाओगे तो वो ऑड रिजल्ट्स ही क्रिएट करेगा. जैसे आप किसी की डेथ सेरेमनी पे लाल लिपस्टिक लगा के चले जाओ. एक चीज़ और मैम, हम देखते हैं ना बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने वॉलेट के अंदर अपने पेरेंट्स की फोटोज रख लेते हैं, या मैं मेल या फीमेल की बात करूँ, दोनों में ऐसा देखा जाता है. ये कितना सही है अकॉर्डिंग टू वास्तु? देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी तस्वीर पास में रखना, मन में रखना, दिमाग में रखना कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन हम ना चाहते हुए भी जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने पेरेंट्स जैसे ही बन जाते हैं, है ना. और जब हम छोटे होते हैं तो बच्चे को शहद चटाने की एक प्रथा होती है ना. सब ऑलमोस्ट सभी लोग फॉलो करते हैं कि फ्रॉम द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली और हुएवर योर क्लोजेस्ट टू, वो बच्चे को शहद लेकर आता है. तो कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स का अंश, बिहेवियर पैटर्न लेकर ही चल रहे होते हैं. लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पेरेंट्स में वो क्वालिटीज होती हैं जो हम उनसे प्यार तो करते हैं, बट वो क्वालिटीज उतनी परफेक्ट नहीं होती. जैसे कई बार गुस्सा बहुत आ जाना, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो जाना. सो व्हेन यू कीप somebody's pictures very closer to you, be it on your wallpaper, in your wallet and everything, आप वो qualities भी imbibe करते हो. आप जिसके जैसा सोचते हो, जिसके साथ रहते हो, उसके जैसे ही हो जाते हो. So that's your decision. जैसे बहुत बार हमने देखा, अभी आपने कहा कि आपके हर रूम में जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की एक पेंटिंग ज़रूर होती है, मतलब हर जगह ईश्वर है. लेकिन हमने बहुत बार सुना है कि हस्बैंड वाइफ का जो रूम है उसमें भगवान की मूर्ति मतलब कोई नहीं होनी चाहिए, कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट कई बार कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के रूम में कोई अगर शीशा मिरर भी रखा है तो वो भी नहीं होना चाहिए. क्या ये फैक्ट है? देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है इट्स वेरी क्लोज्ड, इट्स वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ इंटीमेसी, भगवान का आदर देने के लिए ऐसा कहा जाता है बेडरूम में मत लगाओ. जैसे आप अपने पेरेंट्स अगर आपके बेडरूम में रहते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ कैसे इंटीमेट होगे ना. मतलब दैट्स अ वियर्ड सिचुएशन. तो उस भाव के साथ में कहा गया कि ये आपके कमरे में वैराग लाता है. लेकिन अगर आप हैप्पी कपल भगवान की पिक्चर लगाएं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वैराग लाते हैं. प्लस अपने अपने भाव की बात है. मेरे लिए तो वो सब जगह ही है, कहाँ नहीं है. सो दैट इज़ वन थिंग विच एनीथिंग दैट आई डू आई ऑलवेज डेडिकेट टू हिम. तो मतलब मेरे लिए उनका ना होना भी होने के ही बराबर है ना. फ्रॉम माई फोन टू माई हैंड, एवरीवेयर. तो मतलब मुझे लगता है मैं कहाँ छोड़ूं और कैसे छोड़ूं और क्यों छोड़ूं, तो मेरे से तो नहीं छूटता और ना मेरा कोई इरादा है. पर जो इस भाव में है उसके लिए कोई बुरा भी नहीं है. शीशे के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शीशे में रिफ्लेक्शन पड़ती है तो वो मल्टीपल चीज़ों का इफेक्ट क्रिएट करती है. और रिलेशनशिप में जब मल्टीपल चीज़ों का इफेक्ट क्रिएट हो जाता है तो दो लोगों की इंटीमेसी दो लोगों तक नहीं रहती, उसको हम मल्टीपल रिएक्शन दे देते हैं. तो जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल का भी एक रीज़न माना जाता है. बट वो सिर्फ तब होता है जब बेड पर लेटते समय या उठते समय आपको शीशे में अपना या अपने पार्टनर का रिफ्लेक्शन दिखे, तो अदरवाइज नहीं. ओके. आपके अकॉर्डिंग घर में हमें कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए? हमें डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ें नहीं रखनी चाहिए. हमें लड़ाई की तस्वीरें या पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए. हमें बड़े हॉर्न्स वाले जानवरों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए. एनीथिंग विच शोज वॉर और एग्रेशन वी शुड अवॉइड इट. डूबती हुई शिप्स, सनसेट, ये सब हमको नहीं रखना चाहिए. वास्तु में कलर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है मैम, क्योंकि जैसे अभी आपके घर में भी देखा कि हर एक चीज़ बड़ी परफेक्ट थी. तो क्या कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में कि हम कौन सा कलर बेडरूम में कौन सा होना चाहिए, ड्राइंग रूम में कौन सा होना चाहिए, क्या ऐसा भी कुछ? नहीं, ये बेडरूम और डाइनिंग रूम पे डिपेंड नहीं करता, ये दिशा पे डिपेंड करता है. क्योंकि आपका बेडरूम अलग तरफ हो सकता है, मेरा बेडरूम अलग तरफ हो सकता है. तो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक फॉर बेडरूम, बट देयर इज़ डेफिनेटली स्पेसिफिक फॉर डायरेक्शंस. क्योंकि हर दिशा का एक एलिमेंट है. जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, ईस्ट जो है वो एयर एलिमेंट है, इसके बाद साउथ ईस्ट साउथ फायर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, वेस्ट इज़ मोर अबाउट मेटल एलिमेंट. मेटल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आकाश तत्व भी है, बट उसमें आप रेमेडी कैसे करोगे. सो हर एक दिशा का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का कलर है, उसका अलग भाव है, उसकी अलग सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, अलग अलग चीज़ें हैं. तो आपको उसके हिसाब से काम करने पर उस दिशा का परफेक्ट रिजल्ट मिलता है. और वो दिशा, हर एक दिशा एक चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है. जैसे नॉर्थ इज़ मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, नॉर्थ ईस्ट अबाउट मेंटल क्लैरिटी. तो हर डायरेक्शन का अपना रोल है.
आज के डेट में हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट सबसे ज़्यादा आ रही है। क्या इसके पीछे भी वास्तु दोष हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वास्तु प्लेज 1/3 important role in your life, whether you like it or you don't like it. You want it or you don't want it. This is just like law of gravity. आप यहाँ से कूदेंगे तो नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते हैं, बिकॉज हम ह्यूमंस के साथ यही लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, राइट? लेकिन अगर मैं एक अपने बर्ड को, अपने पैरट को, मकाऊ को यहाँ से रख के नीचे फेंक दूँ तो वो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, बिकॉज ये उसके साथ एप्लीकेबल है। इसीलिए वास्तु हम लोगों पे एप्लीकेबल है, हम माने ना माने, चाहें ना चाहें, इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। इसीलिए आप देखिए कि हमारा पार्लियामेंट जो था पहले वाला, वो इट वाज राउंड इन शेप, तो गोल जगहों पे कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, इसीलिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना। कोई चीज़ गोल है तो ना उसका शुरुआत है ना उसका अंत है, बट अब द न्यू पार्लियामेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट इज़ मोर डिफाइंड, इट इज़ मोर रेक्टेंगुलर इन शेप। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का हमको रिजल्ट मिलता है, हम चाहें या ना चाहें। आजकल की जनरेशन की अगर बात करते हैं मैम, तो जिन्हें जेनजीज कहा जाता है कि भाई आजकल वो बहुत स्मार्ट है और वो जो है बहुत ज़्यादा प्रूफ पे विश्वास करते हैं, तो अगर मैं उनकी तरफ से कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी और जल्दी वाली रेमेडीज़ पर भरोसा करते हैं कि एक दिन में रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे और रातों रात आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो इस हैबिट को आप किस तरह से देखती हैं? I meet lot of these people and I tell them that you can't make 9 women pregnant and expect the child in 1 month. ऐसा होता नहीं है। हर बच्चा 9 महीना ही लेगा। आप एक दिन जिम जाकर बेहतर ज़रूर फील कर सकते हैं, लेकिन सुबह ऋतिक रोशन जैसा बॉडी नहीं हो जाएगा आपका। एवरीथिंग डज टेक टाइम, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। एक चीज़ को बार बार करने पर आपको 99 नहीं 100% रिजल्ट मिलेगा, शर्ते आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मैं अगर आर्म्स और शोल्डर्स की एक्सरसाइज करूँ और सोचूं मेरी थाई मसल बन जाए, तो नहीं ना पॉसिबल। जहाँ मेरा सोच है, जहाँ मेरी एक्शन है, जो मेरी इंटेंशन है, वहीं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो द प्रॉब्लम विद जेनजीज आर, दो आई लव देम, द प्रॉब्लम इज कि इंटेंशन कहीं है और रिजल्ट कहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनका सही नहीं है, चाहे हम हस्बैंड वाइफ की बात कर लें या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है। अगर उनके ग्रह ठीक नहीं है तो क्या रेमेडीज वर्क करेंगी? ग्रह ठीक नहीं है इसीलिए रेमेडीज देंगे, ठीक होंगे तो फिर परेशानी होगी क्यों? और देखिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम पहले भी होती थी, लेकिन लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते थे, ना इंस्टाग्राम होता था, ना अफेयर्स होते थे इतने, क्योंकि इतना एक्सपोजर ही नहीं था। कोई आदमी ना भी खुश है शादी में तो जाए कहाँ? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिव यू इमेंस इंडिपेंडेंस फॉर रिलेशनशिप्स नॉट टू वर्क। आई एम प्रो इट, आई वॉन्ट एवरीबडी टू वर्क, बट द प्रॉब्लम इज कि कई बार ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, एक आदमी आगे दौड़ जाता है, एक जना पीछे रह जाता है। दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन इट। We have to understand that we are in a very very fast moving world. Now with this whole scenario, अगर आप साथ पेस पे नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं बना कर रख रहे हैं, रिलेशनशिप्स में स्पाइस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो एक जना बोर हो जाता है, ऑप्शंस ऑलरेडी रेडी होते हैं और ये चले गए आगे। क्योंकि रेमेडीज क्या होगी आपकी रिलेशनशिप स्टेबल करने के लिए? आई थिंक इसमें रेमेडीज़ के साथ साथ बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक अपने आप पे रेगुलर काम करना चाहिए। When somebody starts taking you for granted, आपको समझ आ जाता है कि अब मेरी जो रेपुटेशन है या मेरी जो पोजीशनिंग है ये वीक हो रही है, आपको उसी समय स्टैंड लेकर उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। बट आदमी इतने प्यार में होता है, इतने बहाव में होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता। गाली गलौज सुन ली, वो लोग लड़ रहे हैं फ़ोन पे गंदी गंदी गालियाँ देकर, और फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये अच्छी बात है, बट इवेंचुअली इट एक्चुअली हैम्पर्स योर ब्रेन एंड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सन। मैं गुस्से को गलत नहीं मानती, पर गुस्से में बोली हुई हर बात जो है ये सच होती है। अगर आपको किसी से अपने बारे में असलियत जाननी है तो उसका गुस्सा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग के लोएस्ट ब्रिम पर आप कहाँ खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि मरी हुई चीज़ को घसीटा नहीं जा सकता। आप किसी लाश को घसीट के कितना दिन आगे चला लोगे? व्हेन रिलेशनशिप इज डाइंग, ईदर यू स्टार्ट रीवर्किंग ऑन इट और मूव ऑन, है ना। आदमी नहीं बदल सकता, आपको आदमी ही बदल देना पड़ेगा। मतलब आप सोचो कि तुम पहले ऐसे थे अब तुम ऐसे कर लो, ऐसा होता नहीं है। किसी का बेसिक डीएनए चेंज नहीं हो सकता। आदमी ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर अपनी इच्छा से, आपके चाहने पर नहीं हो सकता। तो वन हैज़ टू, विमेन स्पेशली हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरे बदलाव के सिनेरियो में वो लगती हैं ये ठीक नहीं है। मतलब कि मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगी इसको, बिल्कुल अलग हो जाएगा, आज ये दोस्तों में जाता है फिर मेरे प्यार के बाद दोस्तों में नहीं जाएगा, ये सब बकवास है।
लव इज अबाउट फ्रीडम. इफ यू गिव कम्युनिकेशन, फ्रीडम एंड अंडरस्टैंडिंग टू द पर्सन, अपना बेसिक ठीक रखोगे तो कोई भी रेमेडी काम करेगी. अब आप कलेश पे कलेश करते जाओ और रेमेडी पे रेमेडी करते जाओ तो बताओ बेचारी एस्ट्रोलॉजी भी क्या करेगी. तो हमें दो जनों के रिश्ते में कम्युनिकेशन और बेसिक बिहेवियर तो ठीक रखना पड़ेगा ना. उसके बाद कम्स द अदर थिंग. आप डायबिटिक हो और आप मुझे बोलो मैं डॉक्टर हूँ कि मुझे डायबिटीज़ की दवाई दे दो, ठीक मैं आपको दे दूंगी. पर अब आप आधा किलो जलेबी खाओ और एक छोटी सी 5 mg की गोली खाओ तो बेचारी गोली क्या असर देगी आपको. आपको जलेबी तो रोकनी पड़ेगी ना. तो इन रिलेशनशिप्स व्हाट आई सी द मेजर प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट मेंटली स्टेबल. सेकेंडली दे डोंट नो व्हाट दे वांट. पहले वो ब्रेकअप करते हैं, फिर उसके बाद वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. अरे भाई ऐसे कैसे होएगा, मतलब खराब ही क्यों कर रहे हो. So this is not correct. If this is correct, I can give you 101 remedies to fix it. पर अब आप जलेबी खा के डायबिटीज की गोली लोगे तो फिर रेमेडीज का कोई कसूर नहीं है. करेक्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. आपने कहा कि आप जो हैं जब आपका प्रेगनेंसी का टाइम था तो आपने बहुत मेडिटेशन किया, 6 to 8 आवर्स तक आप जो हैं ज़मीन पर लेटी रहती थी और मेडिटेशन करती थी. लेकिन क्या मेडिटेशन करने के लिए मैम स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है या कोई भी मेडिटेशन कर सकता है? क्या दवाई खाने के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी है? ये कोई भी दवाई खा सकता है. जो बीमार होगा कोई भी खा सकता है. तो मेडिटेशन एंड मेडिकेशन केम फ्रॉम द सेम रूट. तो अगेन एज आई सेड, दवाई हम प्रिवेंटिव भी खाते हैं, दवाई हम क्यूरेटिव भी खाते हैं. ठीक, हम मल्टीविटामिन्स, हम ये सब कुछ ले रहे हैं दवाई के फॉर्म में ना. इट्स लाइक पॉपिंग अ पिल, इट्स विद डिसिप्लिन, बट आप क्यूरेटिव ले रहे हैं. इसी तरीके से मेडिटेशन आपके मन को, आपका मेंटल जिम जो है, आपका इमोशनल जिम जो है, उसको सेटल भी करता है और कोई तकलीफ ना आ सके उसको स्ट्रेंथन भी करता है. इट इज़ फॉर बोथ द पर्पसेस. इसमें स्पिरिचुअल होने की कोई बात ही नहीं है. स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन को हमने मर्ज कर दिया. दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स. आप जिसको मानते हो उसमें अपनी आस्था को रखना इज रिलीजन. अपने अंदर इवॉल्व होना है स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिटोस मीन्स ब्रेथ एंड रिचुअल ऑफ ब्रेथ, यानी कि हर समय प्रेजेंट में मौजूद रहना इज स्पिरिचुअलिटी. एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंट. इट इज लाइक अ गिफ्ट टू यू. प्रेजेंट यानी कि आज एंड प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट आर द सेम वर्ड्स. So if you live in today, that's the best gift you can give to yourself. That's what meditation brings to your life. इसके लिए religion होने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मैम, जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, जो कहते हैं कि हम मेडिटेशन जब करने की कोशिश करते हैं तो बार बार जो है ध्यान भटकने लगता है, इधर उधर जाने लगता है. थोड़ी देर बैठते हैं फिर इधर उधर दिमाग चला जाता है. तो ये क्यों होता है? गौतम बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई आदमी 60 सेकंड तक अपने थॉट्स को रोक ले तो वो इनलाइटन हो जाएगा. तो वो भी इस बात को समझते थे कि अपनी थॉट्स को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. लेकिन इस ख्याल में आ जाना, इस सोच में आ जाना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जब दिमाग भटके तो वापस उस पॉइंट पर ले आना इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, इट इज बीइंग अवेयर दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. ओके. जब हम बात कर रहे हैं हीलिंग को लेकर, स्पिरिचुअल हीलिंग की हम जब बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो सकती है? पहले तो इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं जेनजीज से बात करती हूँ आई रियलाइज वो इस बारे में बात करना पसंद करते हैं बिकॉज इट्स सो कूल, बट दे डोंट वांट टू वर्क ऑन इट. इफ योर होल पैटर्न ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग इज हाइपर एक्टिव, यू कैन नेवर बी मेंटली बैलेंस्ड. आप किसी को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए देखें, टक टक टक, अरे उसको देख तो लो, बेचारे ने 30 सेकंड के लिए कुछ किया है, मतलब टक लाइक टक लाइक टक लाइक. मुझे लगता है कि 1 सेकंड में रियलाइज कैसे किया कि लाइक करना है कि नहीं करना है. तो आपने पूरा दिन अपने ब्रेन को किस वेव में रखा? बीटा वेव में, गामा वेव में, टक 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 टक. जब पूरा दिन आपका दिमाग ऐसे रहेगा तो आप बैलेंस कैसे रहोगे? काम, स्थिर. स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक काम को पूर्ण करने के बाद दूसरे काम की स्पीड बढ़ाओ. सो आप किसी की सोशल मीडिया मूवमेंट से ही देख सकते हो कि उसके दिमाग की स्थिति क्या है. एंड जैसे अगर मैं किसी के साथ टेलीविजन देखूं, वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है, बट अगर आप किसी के साथ किसी की गाड़ी में हो और वो चैनल बदल रहे हो म्यूजिक का या किसी चीज़ का, तो वो एक सुनते भी नहीं कि बदल देते हैं. सो आई अंडरस्टैंड दैट मैं किस मेंटल स्थिति के इंसान के साथ हूँ. So if you mentally do everything with calmness, that will make you calm. If you do everything with hyperactivity, it will make you hyperactive. आप ही तो कर रहे हैं. एस्ट्रोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैम? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और जब मान लीजिए किसी ने कोई रेमेडी बताई और वो काम नहीं किया तो वो एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करने लग जाते हैं. इसे आप किस तरह से देखती हैं?
देखिए, जब आप बीमार होते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई स्किन का इशू हो गया, एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कई बार एक डॉक्टर से नहीं आराम पड़ता, तो आप क्या साइंस को गाली देने लग जाएंगे? नहीं ना। आपको आराम नहीं पड़ा, उसने कोशिश की। किसी का भी इरादा आपको बेवकूफ़ बनाने का नहीं है, आपको आराम देने का है। किसी को माँ की दाल स्वादी, किसी को माँ की दाल बादी। हमें ये चीज़ काम नहीं करी, इसका मतलब साइंस का भी कसूर नहीं है, सामने वाले का भी कसूर नहीं, बस वो दवाई सूट नहीं करी, दूसरे की दवाई खा लो। इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइंस टू हेल्प यू एंड टेक गिव यू गाइडेंस। आई थिंक जो लड़कियां फ़ोन कर करके अपनी मदर से और अपनी फ्रेंड से सलाह लेकर अपना घर लेफ्ट राइट सेंटर कर लेती हैं, उससे बेटर है किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लें। सो आई डोंट कंसिडर इट बैड, बिकॉज आपको न्यूट्रल ओपिनियन मिलता है, आपको बायस्ड ओपिनियन नहीं मिलता, आपको कोई ऐसा नहीं मिलता जो आपको खराब करने या ठीक करने समझाने के लिए समर्थ ना हो। सो दिस इज अ साइंस विच गिव्स यू न्यूट्रल ओपिनियन। तो आपको समझ आ जाता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा, क्योंकि सामने वाला तो आपको जानता नहीं है। वो आपकी मनोस्थिति और एक एनालिसिस को क्रिएट कर कर एक सजेशन क्रिएट करता है, विच इज़ वेरी फेयर वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। हर आदत किसी भी चीज़ की बुरी है। आई बिलीव एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर लो। थोड़ा सा पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं आपके साथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी कुंडली क्या कहती है? क्या इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग थे कि क्या इस तरह से ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इतना आगे लेके जाएंगे, लंबे समय तक टिके रहेंगे? कौन से ऐसे योग थे इनकी कुंडली में पहले से? देखिए, जब ये पावर में आए तो ये शुक्र की महादशा में आए। अगर अच्छा। आप देखें तो पिछले लगभग 25 साल से ही हैज़ बीन ओनली प्रोग्रेसिवली ग्रोइंग एंड बिकमिंग पावरफुल, विच इज़ वेरी वेरी रेयर। बट इनका इनका लग्न में शुक्र है, सूर्य है, चंद्रमा भी लग्न में है, मंगल भी। तो वो 4 दशाएं जो इनको मिली, विच वॉज वेरी वेरी पावरफुल। किस्मत एक चीज़ है और पुरुषार्थ एक चीज़ है। भाग्य भी तब काम करता है जब आप सही दिशा में होते हैं और सही डायरेक्शन में एफर्ट देते हैं। वी कांट ओवरलुक द काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन ही इज, है ना। प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत रहे, लेकिन इन जैसे देश विदेश में ख्याति क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बीइंग एक्सपेरिमेंटल, बीइंग करेजियस एंड ऑल्सो बीइंग वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। प्रधानमंत्री हैं, आराम भी कर ले, नहीं करता मैं हफ्ता काम, क्या ज़रूरत है सुबह सुबह 7 बजे दफ्तर जाने की, सब कुछ ऑन डॉट होने की? दिस इज हिज हार्ड वर्क। तो किस्मत भी तब काम करती है जब आप अपना हार्ड वर्क देने की। हार्ड वर्क की बात जब मोदी जी की हम करते हैं तो हमने देखा गुजरात के सीएम रहे लगातार, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। अब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी का टाइम अब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द रिटायरमेंट लेंगे। क्या लगता है कि अब मोदी जी का रिटायरमेंट कंफर्म है? वो अपना टर्म कंप्लीट करेंगे, प्री रिटायरमेंट नहीं है। इसके बाद कैसी स्थिति हमारे भारत की हो सकती है? जो नया प्रधानमंत्री, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि कौन बनेगा इनके बाद। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नया प्रधानमंत्री हम आज डिसाइड कर लेंगे तो पहले वाले की जो अभी पोजीशन पे है, फिर उनकी क्या पावर रहेगी। सेकेंडली, हमारा देश जो है अभी सितंबर से मंगल की महादशा से जी। शुरू होगा, हमारे देश की मंगल की महादशा शुरू होगी, विच ऑल्सो शोज कि सब कुछ बहुत एग्रेसिवली और स्पीड से बढ़ेगा। हमारी ग्रोथ भी, हमारे जीडीपी भी, हमारे नए नए वेंचर्स भी, हमारे यहाँ की यूथ भी, और साथ साथ हम पावरफुल तो बनेंगे ही, लेकिन ये बहुत सारे झगड़े विवाद, ऑड सिचुएशन, वॉर्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल कर हो। जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा पूछूंगी राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि राहुल गांधी मैम मेहनत तो बहुत करते हैं, मतलब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्हें करना चाहिए था, जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए था, वो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि उनका ड्रीम हमेशा से रहा है कि उनको पीएम तक पहुँचना है, पीएम की कुर्सी पर बैठना है, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या मानती है आप, कहाँ पर कमी रह गई? क्या बर्थ चार्ट या उनके खुद के डिसीजन? दोनों में। देखिए, आप अगर गांधी फैमिली की हिस्ट्री निकाल कर देखें तो एक पावरफुल इंसान के रहते हुए कभी भी दूसरा ग्रो नहीं हो पाया। यू नो, इंदिरा गांधी जी की बात करें, फिर राजीव गांधी की बात करें, फिर सोनिया गांधी की बात करें और राहुल गांधी की बात, बैनियन ट्री के नीचे कभी कोई पौधा उग नहीं पाता। तो राहुल के समय में अभी समय है। मोदी जी की पर्सनैलिटी और उन्हें डिसीजन मेकिंग किंग कहा जाता है कि वो डिसीजन बहुत जल्दी और शार्प रहते हैं, तो ये क्या उनके ग्रह हैं जिस वजह से ऐसा चलता आ रहा है? लग्न में चंद्रमा होता है तो आदमी इमोशनल कम होता है। अच्छा। उनका वृश्चिक लगन है, लगन में चंद्रमा, मतलब कि मून जो है वो डेबिलिटेटेड है। डेबिलिटेटेड मतलब आप कम इमोशनल है। अब आप कम इमोशनल है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। हाँ।
तो प्रैक्टिकल आदमी सही गलत को आर पार कर कर देख पाता है। इमोशनल आदमी इसको ना चोट लग जाए, इसके साथ बुरा ना हो जाए, हाय मैं ऐसे ना कर दूं, लोग क्या कहेंगे। इमोशनल आदमी 100 तरीके से सोचता है और फंस जाता है। ही इज टू स्ट्रेट एंड प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको पता है लोग 4 बात बुरी भी कहेंगे, कितना टाइम कर लेंगे, 4 महीने 6 महीने, एवरीथिंग डाइज, this will also die. So that gives him a very, very clear perspective of how to deal with public and how to represent himself. क्या कोई ऐसे रेमेडीज हो सकते हैं जिससे राहुल गांधी अगर करते हैं उनकी लाइफ के अंदर, पॉलिटिक्स की जो उनकी लाइफ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अगर कुछ चाहता हो और उसको 4 लेवल पे करे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, और वो उसका रिजल्ट ना पा सके। 3 पर भी कभी रिजल्ट नहीं मिलते। इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट कंसंट्रेटेड होलसम लाइफस्टाइल और बीइंग, है ना। आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर एक पंक्चर है तो 100 या 160 किलोमीटर तक ही चल सकती है, इवेंचुअली आपको टायर को रिपेयर कराना ही पड़ेगा। ऐसे हम लोग भी फिजिकली एफर्ट, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनली स्टेबल एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड आर द 4 पिलर्स जो आप अगर कोई भी आदमी करे तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट टू इट। 2025 हमने पूरा देखा मैम, बहुत सारे चीज़ें देखी, बहुत सारे हादसे देखे, प्लेन क्रैश भी हमने इसी में देखा, उसके बाद कुंभ में भगदड़ भी हमने देखी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि ये आने वाला जो और टाइम है, या आने वाले और 4-5 जो महीने हैं, ये कैसे बीतने वाले हैं? क्या अभी बहुत कुछ बाकी है या फिर हो गया, मतलब इस साल जो होना था वो हो चुका है? अभी और होना है, और 9 सितंबर के बाद थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलामिटी ऐसी आती ही है। हाँ, इस बार फायर और सडन झटके वाली है। पैंडेमिक में हमने अलग तरीके से देखी, तो हर समय वी गो थ्रू एंड वी सी थ्रू सर्टन कैलामिटीज़। हम देख रहे हैं कितने समय से यूक्रेन एंड रशिया के बीच चल रहा है, अब ईरान का इशू स्टार्ट हो गया, उससे पहले द इजराइल एंड पैलेस्टाइन थिंग वाज देयर। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर तो भारी पड़ ही रहा है कितने समय से। हाँ, मगर ये साल सडन झटकों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए, लोग तो यूजुअली इनोसेंट ही होते हैं चाहे वॉर में क्यों ना मारे जा रहे हो, लेकिन दिस इज अ ईयर वेयर लॉट ऑफ फायर रिलेटेड इंसिडेंसेस, sudden outburst, be it through earthquakes, tsunami, and also things related to war will be very prevalent. अभी जैसे आपने 9 सितंबर की बात करी, 28 जुलाई को मंगल का गोचर हुआ, और उसके बाद से लोगों को ये था कि सुनामी आएगी, जैसा भी हमने देखा, प्लेन क्रैश भी हमने देखा कि अमेरिका में भी होते होते बचा है, प्रेडिक्शन की गई थी। मैं डॉक्टर जय मदान की प्रेडिक्शन चाहता हूँ कि जो ये आने वाले 3 से 4 महीने बच रहे, इनमें क्या कोई बड़ा हादसा दोबारा हम देखने को मिलेगा, या पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें इसमें कुछ बड़ा उलटफेर हमारे साथ देखने को मिलेगा? क्या प्रिडिक्ट करती हैं आप? नहीं, पॉलिटिकली उलटफेर तो मैं नहीं कहूँगी इस तरीके से कि हमारी स्टेबल गवर्नमेंट हिलेगी या इस तरीके कुछ होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ओके एंड मच मोर इन पावर। जब भी देश पे कोई कलामिटी आती है, या भगवान ना करे हम वॉर की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो द कंट्री और द गवर्नमेंट गेट्स मोर स्टेबलाइज्ड एंड मोर पावरफुल, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, को बिल पास नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, इट्स लाइक कट शॉट। और हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के समय भी दैट प्राइम मिनिस्टर जी वाज सो मच इन्वॉल्व्ड विद द 3 टॉप डिफेंस फोर्सेस एंड देयर चीफ्स हैंड टू हैंड। तो भगवान ना करे, बट वी माइट हेड टुवर्ड्स वॉर। किन जॉडिक साइंस वालों को ज़्यादा मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है? मैं इस कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यानी कि 1/8 ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन प्रॉब्लम, विच इज़ फनी, ऐसा होता नहीं है। सो द होल थिंग इज़ दैट इट्स अ वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। आपका हॉरोस्कोप, फिर आपकी दशा, और उसके बाद आपकी बेसिकली ट्रांजिट, जिसको हम गोचर बोलते हैं, ये सब डिसाइड करेंगे कि क्या हादसा होता है। एक 6 महीने का किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर मोटा मोटा एनालिसिस कर रख लो, एंड द होल पर्पस इज कि अगर पता है एक्सीडेंट हो सकता है तो भाई गाड़ी धीरे चला लेना। द पर्पस ऑफ दिस साइंस इज टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, नॉट टू मेक यू डिपेंडेंट और पुट यू इनटू सुपरस्टिशन। तो वैसे भी मुझे लगता है कि अपने बर्थडे पर या साल के शुरुआत में आदमी को अपना चेक कर रख ही लेना चाहिए, यार किस किस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम। बट इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ये जो हम बोलते हैं ये जोडियाक, ये बड़ी फनी चीज़ है, क्योंकि जोडियाक ऑफ व्हाट, उसमें वो दशा नहीं चल रही, कैसे रिजल्ट आएगा। प्लस बेचारे वेस्टर्नर्स कहेंगे मेरा सन का जोडियाक, हम कहेंगे हमारे मून का जोडियाक, तो आप तो आधी दुनिया को अंदर ले आए प्रॉब्लम है। तो ये अंधेरे में तीर मारने वाला सिस्टम करेक्ट नहीं है।
और इसी पे सबसे ज़्यादा हम देखते हैं आज के डेट में, जितने भी पॉडकास्ट अगर हम देख रहे हैं, रील वायरल्स होती हैं, लोगों को यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। क्योंकि डर के तो काम बन सकता है ना। अगर आप किसी को डराओगे नहीं तो फिर आप कैसे उसकी अटेंशन लोगे, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। आपकी एक्यूरेसी आपको फॉलोअर्स दे सकती है, आपका डर या आपके मिसकंसेप्शन या सुपरस्टिशन इज़ इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड वे, ये आपको लंबा नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल, किसी के पास अगर मैम पैसे नहीं है, जैसे हमने अधिकतर अमूमन यही एक प्रॉब्लम देखी है कि लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन लोग इसके लिए बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप यहाँ पर नंबर लिख लो, यहाँ पर आप एक नंबर लिख लोगे 369 या फिर 24, ऐसा कुछ नंबर लिख लोगे तो आपके ऊपर धन की बरसात होने लग जाएगी। इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ चल रही हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या आप इन चीज़ों पर बिलीव करती हैं, और क्या जो आपकी डेली रूटीन्स की हैबिट है उससे आपका लक बदल सकता है, या फिर इसके लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए, अगर मैं वही कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ मुझे नया रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम अपनी लाइफ में मंडेन में होते हैं या किसी भी चीज़ में एक बोरिंग सिस्टम में होते हैं तो हमारी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हमारा एक सेट पैटर्न होता है, हमारी अलग सोच होती है और उसी तरीके के दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं, सपोज आप एक जॉब से दूसरे चैनल पे चले गए, अभी आप इस टेलीविजन के लिए काम कर रही हैं, आप दूसरी जगह चले गए, तो आप सेम तो नहीं रहेंगी, आपको नए लोग मिलेंगे, आपका बिहेवियर चेंज होगा। आप जैसे अभी अपने कुलीग से बात करती हैं उससे अलग तरीके से बात करेंगी, टीम को अलग तरीके से हैंडल करेंगी, अपनी प्रेजेंटेशन अलग तरीके से, सब कुछ बदल जाएगा। वही आप हैं लेकिन एक हफ्ते में पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। सिमिलरली जब हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ बेटर दिखती हैं, हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, हम और एलिवेट हो जाते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं ये आपके एलिवेशन को बढ़ाने के लिए, बट उसके साथ आपको नए एक्शन भी लेने पड़ेंगे। सेम ही चीज़ रोज़ कर करके नया रिजल्ट कैसे आएगा? मैम रेमेडीज़ की बात करते हैं, और कुछ रेमेडीज़ ऐसी मुझे चाहिए ताकि लोग करें और उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट में हर कोई बैठा है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देना, बट हाँ रिजल्ट देना ताकि लोगों को लगे कि ये रेमेडीज़ उनके लिए वर्क करे। सबसे पहले बच्चों से शुरू करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग पाता या एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे, उनके लिए कौन सी रेमेडीज़ करें जिससे उनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए? नॉर्थ ईस्ट में अच्छे खूबसूरत फलों के पेड़ की पिक्चर लगाने से उनकी जो एफर्ट्स हैं उसके रिजल्ट उनको आने लगेंगे, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ कर कर ही पढ़ना चाहिए। चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हों। करेक्ट, टू गेट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स ना। अब आप पढ़ाई नहीं करो, उल्टी बुक रख के गाने सुनते रहो, फिर 200 पेड़ लगा लो, कुछ काम नहीं होगा। एफर्ट्स एंड राइट डायरेक्शन में करने पे रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट 100% है, इट्स नॉट 99%। रेमेडीज़ की अगर बात हो ही रही है तो फिर मैं चाहूँगी मैम, जैसे बहुत सारे अभी हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है या फिर बात डिवोर्स तक पहुँच गई कि डिवोर्स लेना ही लेना है, अब नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के साथ, तो इसके लिए क्या रेमेडी है? एक दूसरे की फोटोज़ को, अच्छे हैप्पी मोमेंट्स की फोटोग्राफ को साउथ वेस्ट पे लगाने पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है ना, गोल्डन कलर फ्रेम। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत रेमेडी है कि शिव जी और पार्वती जी जुड़े अलग हुए ऐसे, तो आप शिवलिंग और माँ पार्वती को एक साथ 7 बार मौली से घुमाकर टाई कर दीजिए, फिर उसको ठीक से गांठ बांध दीजिए। इसको भी रेगुलर करने पर आप अगर चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपको जुड़ाव हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, शिव जी की कृपा मिलती है। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हम कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं? हम 5 एलिमेंट्स के थ्रू नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी मतलब इविल आई का ही मतलब है Yes. ना आपका। हम वाटर के थ्रू नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो घर में उर्ली रख सकते हैं। हम एयर के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि घर में आप गूगल या लुबान की धुनी कर सकते हैं, धुआं फैला सकते हैं। हम फायर के थ्रू कर सकते हैं, घर में साउथ ईस्ट में या साउथ में कैंडल या दिया जलाने पर भी आप नेगेटिविटी को दूर करते हैं, उसमें 2 क्लोव्स और डाल दीजिए। Okay. हम अर्थ एलिमेंट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि घर में आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े से फल रखिए और 1 या 2 दिन के बाद आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दैट ऑल्सो टेक्स अवे एनीथिंग दैट द नेगेटिविटी हैज़ टू अब्जॉर्ब। और इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है अगर आप खट्टे फल रखें, जैसे ऑरेंजेस हो गया, सिट्रस फ्रूट्स। फिर आप अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मंत्र लगाकर, चैंट लगाकर भी अपने घर की और अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अभी बात की है हमने कि पैसे कमाना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो इसकी क्या रेमेडी होगी कि जल्दी नहीं बट हाँ धीरे धीरे उनके घर पे लक्ष्मी माँ जो है वो वास करती रहें, हमेशा वहीं पर रहें, इसके लिए कोई रेमेडी?
अब तो thankfully the way stock market and the other markets are going, people are getting lot of immense opportunity. आज से 20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था. आपको मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ आप नौकरी में प्रोग्रेस करो, यहाँ बिजनेस में करो. Now with SIPs, and my team was telling me about SIPs yesterday, and I was amazed to see that how much the world has opened up to new opportunities right now, where the youth can invest and actually be very independent. आप अगर समझदारी से सही जगह पैसा डाल देते हो, it makes you grow. So there is so much more right now. The more you study, the more you understand. कभी कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है अपने कल को अच्छा करने के लिए, अपने आज की इच्छाओं को कर देना. बट आई थिंक अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन मेक इट हैपन. एंड व्हाट वी कैन डू इज कि अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स को वेस्ट डायरेक्शन में रखिए और अपने घर के साउथ ईस्ट पर आप रेगुलरली दिया जलाइए. दिस विल गिव यू करेज to come out of your old patterns and look in the new direction, and give you patience not to overly spend and do better savings. जब हमने मनी की बात करी तो मनी फ्लो के लिए एक चीज़ और रेमेडी आपसे जाननी है कि घर के किस कोने में हम तिजोरी रखें जो ज़्यादा शुभ रहे और मनी फ्लो लगातार बढ़ता रहे. साउथ वेस्ट या वेस्ट में ऐसा करने पर पैसा स्टेबल रहता है. मनी फ्लो का पैसा कभी भी तिजोरी में नहीं रखा होता. अब आपको रोज 5,000 निकालने तो तिजोरी थोड़ी ना खोलोगे, उसमें आप वो रखोगे जिसको आपको रख कर छोड़ देना है. स्टेबल इनकम जो है वो साउथ वेस्ट या वेस्ट में होनी चाहिए ताकि उसे बार बार खोल के डाइल्यूट ना करना पड़े. हम देखते हैं ना, लोग तिजोरी के अंदर भगवान की मूर्ति भी रख देते हैं छोटी सी, कि माँ लक्ष्मी की फोटो हम रख देते हैं जिससे जो पैसा है वो बढ़ता रहे. ये कितना सही है? बढ़ता नहीं, टिका रहे. माँ लक्ष्मी का स्वभाव ही नहीं है कि वो एक जगह टिक सके. तो हमें लगता है कम से कम तिजोरी में डालकर वो टिक जाएंगी, क्योंकि खुलेगी नहीं, हवा नहीं लगेगी तो अपने आप बैठेंगी. पर ऐसा बुरा भी नहीं है, लेकिन ये भाव ऐसा है दैट मनी नीड्स टू बी सर्कुलेटेड. जैसे कुबेर जी थे, उनको पैसे जोड़ने का बहुत शौक था, तो पैसे जोड़े तो क्या किया, सब कुछ उनका रावण ने ले लिया, उनके भाई थे. सो द फर्स्ट रूल ऑफ मनी इज दैट इन्वेस्ट, पुट इट इनटू राइट वे. अपने पास पैसा जोड़ कर रखोगे तो कोई और निकाल कर ले जाएगा. आदमी किसी को दे देगा बिना इंटरेस्ट पे कि ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इवेंचुअली उसको डुबो दोगे. मनी ग्रोज ओनली व्हेन इट इज इन सर्कुलेशन. आजकल लोगों को प्लांट्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है. मतलब हमने देखा है कि कई लोग अपने बेडरूम में भी प्लांट्स होते हैं, घर में हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और कौन से नहीं. तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स आप कहीं पे भी लगा सकते हैं. आइडली बेडरूम क्योंकि साउथ वेस्ट में होता है तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि अर्थ एलिमेंट तो यहाँ पे ज़्यादा पौधे नहीं लगाए. लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्नेक प्लांट और इस तरीके से पौधे लगा रहे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, देन इट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन. देयर इज नो हार्म इन इट. स्मॉलर वंस इन साउथ वेस्ट. एक डेली रिचुअल ऐसा जो हर किसी को करना चाहिए. आई थिंक अपने पेरेंट्स को जब भी मिलें उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. आप के फादर आपके सन हैं और आपकी मदर आपकी मून है. तो ये एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली में ये आपके राजा और रानी हैं. तो जब आप राजा और रानी को सेट कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं. सो हम अपने लिविंग रिलेशनशिप्स को छोड़ देते हैं और लगे होते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करो, और घर में बीवी को बदतमीजी से रखा होता है, तो आपका शुक्र कैसे ठीक होगा? आपका हर रिश्ता आपका लिविंग प्लैनेट है. अगर आप उन्हीं के साथ ठीक निभा लो तो आपको कोई खास रेमेडी करनी नहीं पड़ेगी. अब मैम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि सिग्नेचर पे मैं बात करती हूँ. कई बार लोग कहते हैं कि मेरा सिग्नेचर मैंने जब से बदला है तब से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है. क्या ये फैक्ट है और ऐसा होता है कि सिग्नेचर चेंज करने से इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है? सब कुछ चेंज करने से लाइफ चेंज हो जाती है, सिग्नेचर से और ज़्यादा होती है. बिकॉज ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है. एक आप किसी से बिना डिसाइड करे रख लेते हो. सेकेंडली आपके बैंक में भी यही चलता है और आपके प्रॉपर्टी के पेपर पे भी यही चलता है. आप किसी को साइन कर कर कोई चीज़ दे दो और चेक क्लियर हो जाए, फिर आप नहीं ना कह सकते अरे यार मैं मूड में नहीं था मैंने साइन कर दिया. बैंक को आपका मूड, मजबूरी और खुशी समझ में नहीं आती, आपका साइन समझ में आता है. सो योर फाइनेंशियल पोजीशन इज डिपिक्टेड बाय नथिंग एल्स बट योर सिग्नेचर. तो जब वो चीज़ बताई रही है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, और आपका सिग्नेचर भी वो पुअर फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है, तो चेंज करने पर डेफिनेट चेंजेस होंगे. बिकॉज अब अपने ब्रेन में एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं. इट इज़ गोइंग टू गिव ट्रिमेंडस रिजल्ट्स. जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करी, हमने सिग्नेचर की अभी बात कर ली. 1 से लेकर 9 जो मूलांक की अगर हम बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए. तो आप कौन सी रेमेडीज सजेस्ट करती हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक? किस चीज़ के लिए? मूलांक की लाइफ में उन्हें डेली रेमेडीज करनी चाहिए. नहीं, मैं डेली रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि आप सिर्फ रेमेडी करोगे तो काम कब करोगे. मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत बेस्ड रेमेडी करनी चाहिए, और इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इंटेंटेड रेमेडी, because it's not a joke that is going on. One has to understand that
रेमेडीज आर अ वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ड्राई स्किन है और आपने इंस्टाग्राम पे देखा और आप मुल्तानी मिट्टी लगाकर बैठ गए कि अरे ये तो मेरी टैनिंग दूर करेगा. आपकी स्किन क्रैक हो जाएगी, आप और ड्राई फील करोगे, आप इची फील करोगे. इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग. मैं देखती हूँ कि लोग अंधाधुंध कुछ भी कर लेते हैं. अगर आप हॉस्पिटल गए हो अपनी रिपोर्ट्स लेकर और आपके ग्लूकोज में, आपके शुगर लेवल में प्रॉब्लम आई, आपकी किडनी में प्रॉब्लम आई और आपका कैल्शियम कंटेंट भी कम आया, तो आप सर्जरी तो नहीं सीधा कराने बैठ जाते ना. सिमिलरली वन पॉइंट ऑफ अ टाइम, एक टाइम पर एक ही रेमेडी, एक ही इशू को पकड़ो और उसको लगातार 40 डेज टू 60 डेज करो, तो आपको उसमें फ़र्क नज़र आने लगेगा. जेनरिक रेमेडीज़ करना ठीक नहीं है. अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम ज़रूर कर सकते हैं, बट रेमेडीज इज एक्चुअली टू गेट टू रिमूव समथिंग. उस चीज़ को हटाने के लिए वो चीज़ हम कर रहे हैं. उसको बहुत प्लानिंग से कीजिए. एक साथ 5-7 रेमेडीज करेंगे तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा. मतलब इट विल बी कंफ्यूजन विद इन योर ब्रेन एंड द सिस्टम. मोबाइल नंबर और अगर हम व्हीकल नंबर की बात करते हैं तो ये हमारे करियर को कैसे इम्पैक्ट करता है? आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आनी है, आपको मोबाइल पे ही आएगी. कोई और जरिया नहीं है आपके पास आने का. अभी कौन ईमेल लिखकर बताता है कि अरे तुम्हारा ये डील हो गया या यहाँ तुम्हें एडमिशन मिल गया. एवरीथिंग हैपन्स थ्रू mobile number now. So that is one way where things will reach out to you. If the complete total of mobile number, including the country code, because अब तो क्या 00 चलता है, but पहले जब country code था, so the total number of digits added should be coordinated with your date of birth. Then things become very fluent and smooth for you. From friendships to business, everything is with your mobile phone. Similarly with car also. आप personal मिलने जा रहे हो किसी से तो भी गाड़ी पे जाओगे. आप ऑफिस के काम से जा रहे हो तो भी गाड़ी से जाओगे. तो जब आपको चलान आना है तो भी उस गाड़ी के नंबर पर आएगा. दूसरी नंबर प्लेट चिपका दोगे तो दूसरे को चलान आएगा ना, आपको नहीं आएगा. तो वो नंबर प्लेट आप हो, वो आप तक पहुंचने का जरिया है. जब वो करेक्ट होगा और आपके नंबर से कोऑर्डिनेटेड होगा तो आप जिस भी मीटिंग पे जाओगे उस पर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. बिकॉज नंबर तो आपको चुनना ही है. बिना नंबर के तो नंबर प्लेट गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो. तो जब एक चुनाव करना ही है तो सही क्यों नहीं. जी. बिल्कुल. क्या हम न्यूमरोलॉजी से, मान लीजिए कि मुझे कोई अच्छा काम करना है या किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, तो क्या न्यूमरोलॉजी से हम डेट को, मतलब लकी डेट हम निकाल सकते हैं कि इस डेट पे हम ये काम कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं, बट वो 100% फुल प्रूफ नहीं है. आपको सिर दर्द है तो आप डिस्प्रिन खा लो. आपको 4 दिन सिर दर्द है, आप 4 दिन डिस्प्रिन खा लो. भी 40 दिन सिर दर्द होता रहेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कैसे डिस्प्रिन से काम करेगा. न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी गुड, बट इट इज़ 1/3 ऑफ वॉट इट शुड ब्रिंग. यही 9 नंबर आपके हॉरोस्कोप में भी है. सपोज आपका 9 नंबर है लेकिन आपके हॉरोस्कोप में मंगल जो है वो मारक है, आपको तकलीफ देता है, तो फिर आप 9 नंबर लिए पकड़ते चले जाओ और मंगल आपके लिए नेगेटिव करता चला जाएगा. न्यूमरोलॉजी वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट इज कंबाइंड विद एस्ट्रोलॉजी. न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर को सबसे लकी नंबर कहा जाता है. क्या ये सबके लिए ही लकी है? अगर किसी के चार्ट के अंदर 6 नंबर है ही नहीं तो उसके लिए लकी कैसे होगा? ऐसा नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोचिए टोटल 1 से लेकर 9 नंबर तक है. किसी का पहले वाला नंबर 6 होगा, किसी का दूसरे वाला नंबर 6 होगा. सारे 6 नंबर वाले कैसे लकी हो सकते हैं? वो शुक्र आपके हॉरोस्कोप में भी अच्छा होना चाहिए, उसकी दशा भी आनी चाहिए. देयर इज सो मच ऑफ मोर कॉम्बिनेशन. मतलब हम कहते हैं अरे ये लड़की गोरी है तो ये सुंदर है, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है. तो फिर ऐसे कैसे होगा? ये सिर्फ एक मिथ है कि अगर आपका 6 नंबर है तो सिर्फ लकी 6 हो गया. number brings you lot of comforts in life. But when is also the point. How well placed your Venus is also the point. Also how activate you keep your Venus is also the point. खाली 6 नंबर से कैसे बात बनेगी? ये सिर्फ इंस्टाग्राम का मिथ है जो रील्स के थ्रू चलता आ रहा है लोगों के बीच में. ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे आपको फिर 100% रिजल्ट नहीं मिलोगे तो आप कहोगे साइंस बेकार है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि लोगों को कहा जाता है एक्टिवेट करना है, पासवर्ड 6 नंबर का लो, हर जगह 6 नंबर ऐड ऑन करो ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, उसकी एनर्जी आपको मिलने लगे. हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और मिलने लगता है. पर 6 नंबर उनके लिए अच्छा है जिनका नंबर 3, 6, 9 है. या 6 नंबर वर्क्स ऑल्सो न्यूट्रली वेल फॉर 4 नंबर ऑल्सो फॉर दैट मैटर समटाइम्स. सो ये आपके नंबर के हिसाब से 6 नंबर जा रहा है तभी तो आप एक्टिव करोगे ना. आपको कोई कपड़े का शेड सूट ही नहीं कर रहा, अरे ये जो रॉयल ब्लू फैशन में मैं रॉयल ब्लू का कोट सूट पहनूंगा, तो लोग डर जाएंगे आपके साथ पॉडकास्ट में बैठकर, है ना. तो वो कहाँ पहन रहे हो, क्यों पहन रहे हो और आप पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भी तो जरूरी है ना. तो चेक तो करा लो भाई. वो इम्पोर्टेंट है.
इसके साथ ही एक और होड़ चली हुई है मैम। लोग कहते हैं कि मेरा नाम जो है वो किसी भी तरह से 5 नंबर पर लेकर आ जाओ, क्योंकि 5 नंबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, बड़ा लकी नंबर है। मतलब कैसे भी करके नेम को 5 नंबर पे आप ले आओ। लेकिन हमने बहुत बार देखा है, बहुत से लोग जो हैं जब 5 नंबर पे अपना नेम लेकर आए हैं तो उनके साथ चीज़ें खराब भी हुई हैं। तो ये क्यों है कि मतलब 5 नंबर पे हमारा नेम होना चाहिए? देखिए 5 नंबर इज द मिडिल नंबर. इट्स अ नंबर विच इज़ प्रिटी मैनिपुलेटिव, वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड वेरी वेरी एक्टिव. बट अगेन अगर आपको आपका बुध अच्छा नहीं है तो आप 5 नंबर पे लाकर अपना नुकसान ही करोगे. एज आई सेड, इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. इट जस्ट कैन नॉट बी दिस. क्रिकेट कितना पसंद है? न्यूट्रल. न्यूट्रल. फेवरेट क्रिकेटर कौन है और उसकी प्रिडिक्शन अगर करने को मिले तो किसकी करेंगे? नहीं, मेरा कोई ऐसा फेवरेट क्रिकेटर नहीं है क्योंकि आई डोंट फॉलो क्रिकेट लाइक क्रिकेट. कभी कभी मुझे मैच में जाना पड़ जाता है जहाँ मुझे उस मैच के रिलेटेड प्रिडिक्शन तो नहीं बट चीज़ें बोलनी पड़ जाती हैं, तो वो मैं करती हूँ. बट इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं काम छोड़ के क्रिकेट का मैच देखूंगी, ऐसा नहीं होगा. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि बहुत लोगों को शौक होता है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है अपने मन में वो दुश्मनी का भाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी देर इज़ सो मच ऑफ फाइट एंड एंगर एंड स्टफ. और मुझे लगता है क्रिकेट और हम हमेशा जीतते हैं तो मुझे लगता है वो उनके मन में और नफरत पैदा करता है हमारे लिए कि अब और हम कैसे बदला लें, कैसे इनको नुकसान पहुंचाएं. बिकॉज रिवेंज का भाव ही ऐसा है. ज़रूरी नहीं है आप उसको सेम तरीके से पूरा करें बट दूसरे तरीके से पूरा करते हैं. डॉक्टर जय मैदान, खाली समय में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मेरे को पता ही नहीं खाली समय क्या होता है. मैंने कभी अपने लिए खाली समय इस्तेमाल ही नहीं किया. आई एम ऑलवेज ऑक्यूपाइड. मतलब इट इज़ नॉट, अगर मैं अगले 2 साल भी सोचूं कि कोई खाली समय हो मैं बैठ के मूवी देखूं, ऐसा नहीं होता. मैं फ्लाइट में भी होती हूँ तो भी मेरे पास चीज़ें होती है करने के लिए. मैं इस शब्द में बिलीव ही नहीं करती. खाली कुछ होता ही नहीं और समय तो बिल्कुल नहीं. हमेशा खुद को बिजी रखना. नहीं, बिजी रहना, रखना मतलब क्या? मतलब देयर इज सो मच टू डू. कितनी चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं, कितनी चीज़ें हैं जिन पे एनालिसिस करना है. मतलब अब पहले तो मैं फ्लाइट में मूवीज़ देख लेती थी. मैं मूवीज़ भी सिर्फ वो देखती हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले. मैं अपने 2.5 से 3 घंटे ज़िंदगी के वेस्ट नहीं कर सकती ऑफ ऑन समथिंग विच डज नॉट ब्रिंग वैल्यू टू. अभी आपने मूवी की बात करी, अभी लेटेस्ट एक मूवी आई सैयारा. मैंने सुना जेन उसके जी को बारे हमने में. देखा कि मेरी पागल बेटी थे ने लोग उसके देखी पीछे. वो. हर पता नहीं कोई देखी. उस मूवी को देखकर आया, लोग रो रहे हैं कि यार अपना प्यार याद आ गया, ये सब आ गया. क्यों यूथ हमारा मूवीज के पीछे इतना पागल है अपना करियर छोड़कर? देखिए 2 लोगों के पीछे दुनिया हमेशा पागल रहेगी. एक आपके फिल्म स्टार जिसको हम बोलते हैं अभिनेता, और एक नेता. अभिनेता आपकी मनोस्थिति बदल सकता है और नेता आपकी परिस्थिति बदल सकता है. इसीलिए आप इनके आसपास अच्छे चमचे देखेंगे, क्योंकि एक नेता आपके काम आए या ना आए पर आप उसके साथ जुड़े रहते हो. आपको लगता है एक दिन तो मुझे फायदा दे देगा. कुछ नहीं तो इनके साथ 6, 7, 8 फोटो भी आ गई ना, 3 पार्टी में भी चले गए, तो लोगों को लगेगा यार ये इसको जानती है या इसको जानता है, तो आपको लोगों से अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. ऐसे ही अभिनेता के साथ होता है. मूवीज़, आप किसी भी मूड में जाओ, आपको पता है कि मैंने 2,000 रुपये इस पिक्चर पे लगा दिए, मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा, मैं कोक पीऊंगा, मैं अपने अंदर कचरा डालूंगा, मुझे पता है वो नहीं मरी है पर मैं देख के रोऊंगा. आपको सब पता है बट आप फिर भी उससे गुजरते हो क्योंकि दे हैव पावर ओवर यू टू चेंज योर मेंटल स्टेट. आप किसी भी भाव में जाओ, अगर वो लड़की मर रही है अल्जाइमर से तो आप रोगे देख के, है ना. आपको पता है वो नहीं मरी, आपको पता है वो अभी भी इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू दे रही है, अपनी पोस्ट डाल रही है, बट आप उस भाव में हो क्योंकि वो आपकी मनोस्थिति चेंज कर सकता है. हमें वो लोग हमेशा अच्छे लगते हैं जिनकी हमारे ऊपर पावर होती है. एंड एक्टर्स डू हैव पावर ओवर ऑन एवरीबडी क्योंकि वो आपके मन के साथ खेल लेते हैं. तो मैम लास्ट में आपने जो मूवी देखी, मतलब कौन सी आपकी फेवरेट मूवी थी, और मतलब कौन सी मूवी आपने लास्ट देखी है उसके बारे में बताइए. नहीं, मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, बट जो मैंने लास्ट मूवी देखी वो फ्लाइट में ही देखी ऑफ एंजेलिना जोली, कॉल्ड अ मूवी कॉल्ड मारिया. आई लाइक टू सी मूवीज दैट हैव रियलिटी इन देम, ताकि मैं लोगों को समझ सकूं, लोगों के कैरेक्टर से प्लैनेट्स को निकाल सकूं. मतलब मेरी रिसर्च अंदर शुरू हो जाती है, ये बंद नहीं होता है. सो फॉर मी it is very very mental exercise to watch a movie. I personally don't get into the emotional part of a movie. तो मैं उसको academically देखकर करना पसंद करती हूँ. But I did like हीरा मंडी, that series on Netflix, a lot because it gave me an insight of women, their power. मतलब उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. तो जब तक मैं सीखती नहीं हूँ मुझे मजा नहीं आता. सो फाइनल जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट चला, इंटरेस्टिंग है पॉडकास्ट रहा, रेमेडीज भी आपने दी, सब कुछ दी. अब
एक रैपिड फायर, उसमें कुछ पर्सनल चीज़ें आपकी भी होंगी और लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और हमारे लिए भी होंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। आपके लिए सबसे लकी जेमस्टोन कौन सा है? सबसे पावरफुल जो जेमस्टोन काम करता है वो ब्लू सफायर यानी कि नीलम काम करता है। डेस्टिनी ज़्यादा स्ट्रांग है या हार्ड वर्क? डेस्टिनी इज 75% एंड हार्ड वर्क इज 25%। फेलियर का कारण ग्रह है या हमारी आदतें? कई बार ग्रह बहुत खराब होते हैं तो आदमी को समझकर भी आदतें बदलने की हिम्मत नहीं पड़ती। एक वास्तु टिप जो तुरंत एनर्जी बदल दे? घर में कपूर जलाना। एक रेमेडी जो आप खुद रोज करती हैं? मैं अपने घर के मंदिर में दिया जलाती हूँ। ये रेमेडी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं दिए में इलायची और गुलाब पत्ते डाल के जलाती हूँ। आपका लकी नंबर? 5। ऐसा कौन सा नंबर जिससे डॉक्टर जया मदान को सबसे ज्यादा डर लगता है? मुझे किसी नंबर से डर नहीं लगता। मुझे समझ आ जाता है कि इस इंसान को कैसे टैकल करना है। सीख लिया आप। शादी के लिए बेस्ट जॉर्डिक मैच? मुझे नहीं लगता कि शादी के 12 साल बाद कोई भी ऐसा सोचता होगा कि बड़ा अच्छा मैच हुआ। पर मुझे लगता है कि अगर आप एक बार हॉरोस्कोप मैच करा लें तो कम से कम आपको ये समझ में आ जाता है कि ये रिश्ता लड़कर वापस न्यूट्रल हो जाएगा कि कलेश होके टूट जाएगा। उतनी भी समझ हो ना तो आदमी रबर बैंड को ज्यादा नहीं खींचता। या एक चीज जो घर से तुरंत हम सबको हटा देनी चाहिए? मुझे नोकीली चीज़ें घर पर बहुत ड्रास्टिकली हेल्थ के बैड रिजल्ट्स देते हुए लगती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपके घर के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स नहीं होने चाहिए और शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हेल्थ पर खराब इफेक्ट। कौन से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनकी कुंडली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? जो पावर में है ना वो बिना स्ट्रॉन्ग कुंडली के बैठे ही नहीं हो सकते। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन? मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के माइंडसेट, एफर्ट और किस्मत, मतलब मैं तीनों को ही समझती हूँ कि उन पर बहुत ईश्वर की कृपा है। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? ऐसे कोई मेरे फेवरेट एक्टर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कहूँ कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं ऐसे फॉलो नहीं करती हूँ। बट एज अ माइंड सेट, अगर हम दिमाग की बात करें या एज अ फाइटर स्पिरिट की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान में वो है, ही इज़ एवर इवॉल्विंग। और अगर मैं डॉक्टर जया मदान की बात करूं तो उनकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक में बिलीव नहीं करती, पर मुझे लगता है मेडिटेशन कीप्स योर ब्रेन इन अ काम वे, वेयर आपके अंदर जो टेलोमेयर लेंथ के सेल होते हैं वो ठीक ठाक ग्रो करते हैं। दिस इज़ व्हाट साइंस सेज एंड आई अंडरस्टैंड नाउ। तो मुझे लगता है ध्यान करना वुड बी द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आई वुड हैव गिवन टू माई बॉडी एंड माई माइंड। मैगी जल्दी बनती है या गर्लफ्रेंड को जल्दी मनाया जा सकता है? डिपेंड करता है आपकी जेब में क्या सामान है। लास्ट क्वेश्चन टू आवर ऑडियंस। Question to audience that I have to ask. The question that I would like to ask you is that I've never asked the question. I'm so surprised. मैंने किसी से कोई सवाल ही नहीं पूछा। आप बताइए क्या सवाल पूछना चाहिए। ये आपके ऊपर है, ऑडियंस जवाब देगी उस चीज का। तो मैं ऑडियंस से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि मैगी जल्दी बनती है कि गर्लफ्रेंड जल्दी मनाई जाती है? ये तो फिर सारे लड़के बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं कि मैम ये चीज पॉसिबल है। कि मैगी नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड की लव लैंग्वेज पता है, जो कि 5 ही तरीके की होती है मेजरली, तो आपको सामने वाले का बटन दबाना आ जाए तो आप बड़ी इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। लोग करते क्या है, बटन प्रेस चैनल का करते हैं और कहते हैं वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, तो कैसे होगी? तो अंडरस्टैंड एंड रीड मोर अबाउट लव लैंग्वेजेस, दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ कि मैगी से पहले गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बिल्कुल, और ये पॉडकास्ट सच में पॉडकास्ट रहा, एक शानदार पॉडकास्ट आपके साथ रहा डॉक्टर जया मदान मैम। बहुत मज़ा हमें आया आपके साथ पॉडकास्ट को करने में, और ऑडियंस के जो पूरे सवाल आज हम लेके बैठे थे वो सारे कवर हुए। मैं और कंचन बहुत एक्साइटेड थे कि आज आपके पास आने का मौका मिल रहा है, आपके साथ पॉडकास्ट करना है और लोगों के जो सवाल हैं वो कवर अप करने। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। जो मिथ मार्केट में चल रहा था मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल करना चाह रहा था, मैंने किए भी, बट उसके आंसर मुझे वो मिले जो कभी किसी ने नहीं दिए। लिटरली एक शानदार पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा। और मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा, कंसल्ट करना है, कुछ भी करना है, डिटेल्स दे रखिए, कनेक्ट करके देखिए, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।